हुए सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहली और अहम बात, गुज़िश्ता रोज मैंने आपसे बात कही थी कि सिंध असेंबली के अंदर दो बड़े वाकयात रोनुमा हुए। एक बड़ा वाकया यह हुआ कि एमक्यूएम की तरफ से यह कहा गया कि अगर ये इंतजामी तौर पर अगर नहीं होते मामला तो फिर से कराची को अलग कर दिया जाए, इंतजामी यूनिट बनाई जाए, जिस पर काफी लेदे हुई। फिर दूसरा नुकता यह था कि जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर को ऑन किया गया था और कहा गया था उनका यह बयान ठीक था, खासतौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से। आज इस सिलसिले में नई पेशरफ सामने आई है और नई पेशरफ बहुत अहम और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। आज के अहम नुक्ते में यह है कि एमक्यूएम के एक रहनुमा ने खिताब करते हुए यह कहा कि अगर आपसे मामलात नहीं चल रहे और अगर आप कराची के साथ यही सलूक रवा रखना चाहते हैं तो कराची को फिर वफाक के हवाले कर दिया जाए। क्या जुमला उन्होंने कहा, जरा सुनते हैं और फिर मैं उसके बाद क्या रद्देमल आया है यह भी बड़ा अहम मैं आपको बताऊंगा कि क्या रद्देमल आया और किस तरीके से आया। पहले ये जुमला सुनिए। हम बोलते हैं कि कराची को पानी दो तो यहां से स्पीकर साहब हुक्मरान कहते हैं वफाक से लो। हम जब यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें सिंध के हुक्मरान कहते हैं वफाक से जाके लो। जब हम बिजली की बात करते हैं तो हुक्मरान कहते हैं जाके वफाक से जाके बात करो। जब हम शहरी इलाकों की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जाके बोलते हैं वफाक से जाके करो। तो भाई जब कराची से लेने की बारी आती है तो बोलते हैं कराची सिंध का हिस्सा है, और जब कराची को देने की बारी आती है तो बोलते हैं कराची का हिस्सा वफाक देगा। जी, तो आपने सुना कि जिसमें वाज़े तौर पर एक एमक्यूएम के रुकने असेंबली इस बात को कहते हैं कि अगर आप तमाम मामलात के लिए, गैस के लिए आप कहते हैं वफाक के पास जाओ, बिजली के लिए वफाक के पास जाओ, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वफाक के पास जाओ, तो फिर ऐसा करें कि कराची को वफाक के ही हवाले कर दिया जाए। इस पर शुरू हो गया एक हंगामा और उस हंगामे के बाद बहुत सारे लोग सामने आना शुरू हो गए और इस पर बात होने लगी कि जनाब कराची को कभी अलहदा सूबे की बात की जाती है, कभी कराची के हवाले से वफाक को देने की बात की जाती है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी अराकीन असेंबली ने बाद में तकरीर की उन्होंने शदीद रद्देमल का जिक्र इज़हार किया। साजिद जोकियो साहब जिनका ताल्लुक कराची शहर से ही है, साजिद जोकियो ने वहां तकरीर करते हुए फिर क्या कहा, जरा सुनिए। आज कराची को अलग करने की बात करते हैं। मैं सन ऑफ सॉइल हूं कराची का, मैं सन ऑफ सॉइल हूं कराची का। 800 साल की तारीख मेरी है कराची की, असल वारिस मैं हूं कराची का। और जब यहां पर हमारे भाई आए थे मुस्लिम, हमें इज्जत करता हूं उनकी, हमारे वो भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, वो तालीम याफ्ता सकाफती लोग थे, यहां पर आए। बात साजिद जोखियों तक नहीं रहती, बात फिर आगे चलकर मुख्तलिफ लोगों पर आ जाती है। उसके बाद फिर अगर आप देखिए कि एक और रहनुमा वहां खड़े होकर इस पर सांप का इजहार करते हैं और एक शेर पढ़ते हैं जिस पर एमक्यूएम के रहनुमा वहां पर एहतजाज करते हैं, जिसके बाद शर्जील इनाम नेमन वहां खड़े होते हैं और कहते हैं उन्होंने तो सांप का जिक्र किया है। जरा सुनिए। इन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, इन्होंने सांप का नाम लिया तो अचानक हमारे कुछ दोस्त खड़े होकर हमारा नाम क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने आपका नाम कब लिया? उन्होंने किसी का नाम लिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, उन्होंने एक शेर पढ़ा, उसने एक सांप का नाम लिया, कुछ लोग खड़े हो गए भाई हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है यार। और लेकिन उसके साथ साथ यही रहनुमा ये कहते हैं कि आप लोग ये कहते हैं पाकिस्तान हमने बनाया था, पाकिस्तान आपने नहीं बल्कि पाकिस्तान सिंध ने बनाया था, और कहते हैं यहां से इसकी असेंबली में पास हुआ था। जरा सुनिए। मालिक बने बैठे हैं, कोई कहते हैं पाकिस्तान हमने बनाया था। अरे बाबा पाकिस्तान हमने बनाया था, इस असेंबली में बैठ के बनाया था, आपने कहां बनाया था? अरे हमारे अजदाद की कराची का वारिस कोई बनता है, कोई पाकिस्तान बना रहा है, कोई कराची बना रहा है, भाई हमने क्या किया इधर? मेरे बाप दादा परदादा उसके दादा की कब्रें यहां मौजूद है। उस वक्त कहां थे आप? ये नोकझोंक यहां तक नहीं बरकरार रहती बल्कि इसमें मजीद इजाफा उस वक्त हो जाता है कि एमक्यूएम की एक रुकन असेंबली खिताब शुरू करती है। एमक्यूएम की एक रुकन असेंबली किरण मसूद साहिबा वहां पर अपना खिताब करती है और खिताब करते हुए जब वो कहती है कि जुल्फिकार अली भुट्टो इतने ज्यादा अच्छे थे कि उन्हें अयूब खान अपने पास लेकर आए, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करती है तो वो कहती है मैं तो तारीफ कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो बात सिलसिला शुरू करती है 19 जून का। और 19 जून खास तौर पर एमक्यूएम की तारीख के हवाले से एक अहम मोड़ रखता है। 19 जून 1992 को एमक्यूएम ये कहती है कि उनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ था और उस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद बहुत सारी तकसीम का मामला और फिर बहुत सारे मामलात हुए थे, मावराए अदालत, कत्ल, फिर तकसीम, फिर सिलसिला, एक बहुत लंबी तारीख है। तो उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही किया कि जब उनकी हुकूमत थी तो जो अराकीन असेंबली खवातीन थी उनको भी अरेस्ट किया गया, चाहे वो नसरीन जलील साहिबा हों चाहे दीगर लोग, उन सब के नाम उन्होंने लिए। 19 जून है, मैं कराची ऑपरेशन में शहीद होने वाले अपने एक एक साथी को सलाम करती हूँ और उन तमाम बहनों को भी, चाहे वो रईस फातिमा हो, चाहे वो सीमा जरी हो, चाहे वो बिल्किस मुख्तार हो, चाहे वो शाजिया पटनी हो, चाहे वो नसीम जलील हो, सलाम पेश करती हूँ। हम सब ने बहुत जुल्म झेले लेकिन ये लोग अडियाला जेल तक गई हैं, इन्होंने सीआईए सेंटर्स में रातें काटी हैं। लेकिन मामला वहां पर यह आया कि जब इनकी तकरीर चल रही थी तो उस वक्त एकदम से खड़े हो गए आगा सिराज दुरानी और आगा सिराज दुरानी ने कहा कि जनाब ये इस तरह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर इस तरह की गुफ्तगू ना करें। ये तो
मीर जाफर और मीर सादिक थे जिन्होंने फांसी लगवा दी। जी स्पीच चल रही है, ये बजट पे हमें पता है ना। इट शुड बी लिमिटेड टू इट लिमिट्स। जी सर नहीं है कि जो मर्जी आया सर बानियान में से हूँ इस बात एंड ट्राइंग टू हिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नॉट ऑन। हमने अभी तक किसी की पार्टी को ब्लेम नहीं सर किया। आप बीच में खड़े होकर मेरा टाइम जाया करते हैं हमेशा। वो डिक्टेशन देने के चक्कर में है तो डिक्टेशन अपने आप को दे, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे किसी की भी। लेकिन उसके बाद जो है वो किरण मसूद साहिबा फिर खड़ी होती है और किरण मसूद साहिबा अपनी जो बात को आगे बढ़ाती हैं उसमें वो कहती है कि हमने आपके वादों पर एतबार किया। और फिर वहां पर वो इमरान फारूक का वो बड़ा मशहूर शेर कहती है। जब आपको याद होगा कि जब 1988 की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का साथ अलायंस वफाक और सूबे में बना था और उसमें मुआहिदा कराची हुआ था और मुआहिदा कराची पर जब अमल ना होकर एमक्यूएम ने वहां पर जो अदम एतमाद की तहरीक है उसका साथ देने का कहा था, तो उस वक्त इमरान फारूक साहब ने एक बड़ी मशहूर तकरीर की थी कि उस पर एक बड़ा मशहूर मिसरा उन्होंने कहा था कि गजब किया जो तेरे वादे पर एतबार किया। यही मिसरा यहां पर दोहराया गया। 1988 में मुआहिदा कराची टूटने का दिन याद आ गया जब मेरे शहीद लीडर डॉक्टर इमरान फारूक ने कौमी असेंबली में ये शेर पढ़ा था कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। इन अल्फाज के साथ मुआहिदा कराची को खत्म करने का ऐलान किया गया था। आज मैं मुराद अली शाह साहब के लिए भी यही कह सकती हूँ कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। वो करारदाद लाए आखिरी दिन प्री बजट सेशन के कि तमाम स्कीम्स, तमाम प्रपोजल्स, चाहे वो दाएं जानिब के हों चाहे वो बाएं जानिब के हों, इस बजट का हिस्सा होंगे। मगर आप मुझे बताएं क्या कसूर है इस तरफ बैठने वालों का, क्या कसूर है हमारा, हमारे शहर का, हमारे लोगों का, कि हमारी एडीपी स्कीम्स रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं। उसके बाद जितने भी रहनुमा आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन सब ने नए सूबे और वफाक के हवाले करने की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि उसके खिलाफ तकारीर भी की। मामला यहां तक नहीं रहता, यह सिलसिला चल रहा है और जब से असेंबली का सेशन शुरू हुआ है उस वक्त से एमक्यूएम का अंदाज काफी जारहाना रहा। लेकिन इस बार आज जो है वो एमक्यूएम ने काफी धीमे लहजों में उन्हीं बातों को दोबारा से दोहराया। दूसरी तरफ खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार इस मौके को कहीं भी हाथ से जाने नहीं दे रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी लीडर है शब्बीर कुरैशी साहब, आज और 3 दिन से वो मुसलसल इमरान खान का पोस्टर लेकर आ रहे हैं और जब वहां तकरीर करने या कोई भी मामला होता है तो इमरान खान के पोस्टर को वो सामने रख रहे हैं। लेकिन अब उसमें भी बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़ाहिर नेशनल मीडिया होता है वो उसको कवर करने से अवॉइड करता है, लेकिन ये सिलसिला जारी हो। तहरीक इंसाफ भी वहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दे रही है और खास तौर पर वो खान साहब के हवाले से एक पूरी मूवमेंट कर रही है। उनके जितने भी रहनुमा वहां पर तकरीर कर रहे हैं वो या तो खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं या फिर उनमें से अक्सर लोग जो है वो जो इनके और दीगर रहनुमा हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू कर रही है। यहां पर एक मोड़ और आया कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक इख्तलाफ हुआ था और उस पर मुस्तफा कमाल साहब के मुतालिक एक रुकन असेंबली ने बात कही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो एमक्यूएम के लोगों ने उस पर एहतजाज किया था और वो बात फिर बड़ी तल्ख कलामी तक आई थी। लेकिन उसमें एक नया मोड़ आया है और नया मोड़ यह आया है कि आज जो एमक्यूएम की एक रुकन असेंबली है सिकंदर खातून साहिबा ने वहाँ तकरीर की और वहाँ तकरीर करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारी रेड लाइन है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। अब आप देखिए यहाँ इन्होंने मुस्तफा कमाल साहब का या दीगर का जिक्र नहीं किया बल्कि इन्होंने कहा कि एमक्यूएम के लापता कारकुनान, शौहदा और ये एमक्यूएम और ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे रेड लाइन है। अच्छा, बात यहाँ नहीं है, खासतौर पर उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब का नाम नहीं, झगड़ा तो सारा वहां से शुरू हुआ था। खासतौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ इस ऐवान में बात हुई तो हम फिर वो सारी रेड लाइनें क्रॉस कर देंगे। एमक्यूएम, हमारा चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी और हमारे शोधा हमारी रेड लाइन है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया और नया मोड़ ये आया कि उनकी इस तकरीर को, उसके इस क्लिप को एमक्यूएम के लोग यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग चलाना शुरू हो गए। ज़ाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी आजकल इख्तलाफात है, लेकिन असेंबली में बहरहाल ये तमाम के तमाम लोग एक साथ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं और उस पर बात फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों ने उनका फौरन वो क्लिप काटा और क्लिप काट कर फिर वो चलाना शुरू कर दिया जो एमक्यूएम पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स में चल रहा है और पीएसपी के ग्रुप्स के में आपको पता है इख्तलाफात के मामला हैं। तो इस पर एक नई अपडेट मेरे पास आई है और नई अपडेट ये आई है कि इस हवाले से एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करने के लिए कामरान टेसोरी साहब तैयार हो चुके हैं और अगले दिनों में यानी कि मेरी इतलात है कि 17 तारीख को वो आ रहे हैं, अब मेरी इतलात है कि 19 तारीख 18 या 19 तारीख को वो आ रहे हैं और उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है कि वो इस बार इस मामले में बड़ा ही कलीदी किरदार अदा करने के लिए आ रहे हैं। ये तो मैं आपको बड़ी अहम खबर दे रहा हूं। दूसरी बड़ी अहम खबर मैं आपको ये दे रहा हूं, जो बड़ी अहम मालूमात आपको मैं दे रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। कराची शहर में और सिंध के दीगर जगहों पर एक मामला तय हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोच रही थी कि खान साहब की जो तहरीक है, जो मज़ाहिमती तहरीक है, जो एहतजाज का सिलसिला था, उस हवाले से यहाँ प्रोटेस्ट के यानी एहतजाज के अरेंजमेंट का इंतजाम किया जा रहा था। इसी हवाले से बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया कि खुद खान साहब ने फैसला कर लिया। अब वो किस वजह से किया है वो बड़ा है, लेकिन आप खान साहब के ट्विटर अगर हैंडलर को देखें तो आपको अंदाजा होगा उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के लिए इसे मौखर किया जा रहा है। अब बड़ी अहम बात यह कि खान साहब के ट्विटर हैंडलर से जितनी भी ट्वीट की जा रही
रही थी उसमें पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब को बिलवास्ता और बराह रास्त तौर पर हमेशा टारगेट किया जाता रहा है। लेकिन कल जो उन्होंने ट्वीट किए उसमें उन्होंने उनका जिक्र तक नहीं किया। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे कि क्या खान साहब की कोई डील का मामला चल रहा है कि जिसकी वजह से खान साहब ने भी वही खामोशी इख्तियार की है जो एक जमाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा वगैरह करती थी। तो इसी वजह से इन्होंने 2 हफ्ते के लिए मौखर किया है। क्या इसके पसे पर्दा कोई बड़ी डील है कि जिसमें बात आ रही है? जब हमने इस हवाले से मुख्तलिफ ज़रायों से गुफ्तगू की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि फ़िलहाल कोई डील नहीं, लेकिन इब्तदाई तौर पर एक वो दिया जा रहा है, एक पेशकश की जा रही है कि देखिए हम खामोश हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब इस वक्त आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है, जहाँ वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। वहाँ पर बाहर बाकायदा तहरीक इंसाफ ने अपने प्रोटेस्ट का इंतजाम किया हुआ था और बाकायदा वहाँ पर उनके खिलाफ बाकायदा एक ट्रक भी रखा हुआ था। आज की मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम है। आज फील्ड मार्शल साहब यानी कि आसिम मुनीर साहब और उसके साथ साथ ट्रंप की मुलाकात है और यह मुलाकात ना सिर्फ मुल्क की सूरत हाल बल्कि पूरे इस खित्ते की सूरत हाल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इस मुलाकात में क्या बड़ी अहम पेशरफ्त होती है और क्या मामला होते हैं, इस पर सबकी निगाहें, न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की बल्कि इंडिया, इस खित्ते, ईरान, इजराइल से लेकर इस पूरे खित्ते तक की निगाहें कि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है और क्या बड़ी पेशरफ्त होती है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ने पिछले दिनों इस बात का जिक्र किया था कि कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी बहुत जल्द आने वाली है। क्या ये मुज़ाकरात इंडिया को किसी जगह पर लाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इस सारे सिलसिले को दिखा रहा है। मेरी नज़र उन प्रोटेस्ट पर, उन एहतजाज पर नहीं है जो इस वक्त पीटीआई कर रही है, ना ही मेरी नजर उस सारे सिलसिले पर है, बल्कि मेरी नजर इस मामले पर है कि आखिर इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है और इस मुलाकात में क्या बड़ी पेशरफ्त होती है। यह खबर सबसे ज्यादा अहम होगी। बिल्कुल उसी तरीके से एक बड़ी अहम खबर यह भी आई कि एक मौलाना फजल रहमान साहब के फर्जंद हैं मौलाना अज़्ज़दुल रहमान साहब। मौलाना अज़्ज़दुल रहमान को पिछले हफ्ते अगवा करने की कोशिश की गई थी। यह खबर इस वक्त ईरान, इजराइल और दीगर मामला के हवाले से दब गई थी, लेकिन यह बहुत बड़ा मामला है। आपके इल्म में होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के फर्जंद को एक बार अगवा किया गया था। उसके अलावा सलमान तासीर के फर्जंद को अगवा किया गया था। ये बड़े रहनुमाओं के बच्चों को अगवा करने का मामला एक बार फिर शुरू हो रहा है और इसकी इतलात आ रही है। आपके ये मैं बड़ी खबर इसलिए दे रहा हूँ कि इस खबर के आइंदा दिनों के अंदर आप उसके असरात वाज़ेह तौर पर महसूस करेंगे कि क्या हो रहा है और ये सियासत में क्या नया उनसे जो ये दहशतगर्द हैं वो किस तरीके से ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। एक और बड़ी अहम खबर की तरफ हम चलते हैं और वो बड़ी अहम खबर जो है वो ये है कि कुछ हजरात को हमेशा वायरल होने का शौक होता है। वो हमेशा किसी भी तनाज़े के अंदर नया तनाज़ा पैदा करके खुद को वायरल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक नाम इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब का है। ये इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो हैं वो आपको हर इशू के अंदर अपना ऐसा स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे कि जिसकी वजह से वो खबरों में वायरल रहते हैं। सियासत उनका जॉनरा नहीं है, लेकिन आपको वो अक्सर सियासत में ऐसे बयान देते हुए नजर आएंगे कि जिसके बाद कभी तहरीक इंसाफ के लोग उनकी ट्रॉलिंग कर रहे होंगे तो कभी मुस्लिम लीग नून वाले उनकी ट्रॉलिंग कर रहे होंगे। तो ये एक सिलसिला उनका चलता रहता है। अगर वो खेल उनका जॉनरा नहीं है, लेकिन कभी कभार वो खेल पर ऐसी बात कर देते हैं कि सारे खिलाड़ी उनकी तरफ चिपक जाते हैं। कभी कभी वो सहाफियों के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं, कभी किसी के मुतालिक गुफ्तगू कर देते हैं। दरहकीकत मेरे ख्याल से इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब को भी वायरल होने का उनसर आता है। अब हुआ ये कि पिछले दिनों उन्होंने अपना जो खिताब करते हैं वो उसमें और मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ दिए उसमें उन्होंने इजराइल की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इजराइल ने बड़ी कामयाब कार्रवाइयाँ की और इजराइल ने बड़ा ज़बरदस्त टारगेट किया है, जिसके बाद से उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। अच्छा, वो बार बार ये बात कह रहे हैं और बार बार मुख्तलिफ जगहों पर ये बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने मिसाल दी कि जनाब ये तो देखिए जिस तरह की उन्होंने कार्रवाई की है, ईरान और इजराइल का मुकाबला ही नहीं है, ईरान के पास जो है वो इतनी टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि आप ये किस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है तो फिर वो एक अलग मामला। अब मैं जो नुक्ते पर पहुंचा हूं सुनिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ का मुआवजा किया कि जनाब दोनों का कोई मुआवजा ही नहीं है, इजराइल ज़्यादा ताकतवर है, इजराइल बड़ी अच्छी कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि ये आप किस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या आप इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं और आप इस जंग में जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर तो अगर कमज़ोर की बात की जाए तो इसका मतलब तो ये था कि हज़रत इमाम हुसैन ने जो है यजीद को ललकारा था। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो जंग नहीं चाह रहे थे, वो तो जा रहे थे, लेकिन बाद में उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई थी। तो जब उनसे पूछा गया कि इसी तरीके से तो ईरान पर भी जंग मुसल्लत की गई है, ईरान तो जंग से इनकार ही था लेकिन उस पर जंग मुसल्लत की गई है, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो क्या उनको लड़ना चाहिए। तो कह रहे जब लड़ना चाहिए तो अब जब आप वो लड़ रहा है तो आप क्यों कह रहे हैं कि जनाब इजराइल की ज़्यादा ताकत और इजराइल कामयाब होगा। तो वो उन्होंने अपना फलसफा दिया। दरहकीकत मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे बयानात इसलिए होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कंटेंट हो। हर मामले के अंदर, हर मार्के के अंदर ये कुछ लोगों की खास ये बात होती है कि जनाब वो किसी से वायरल कंटेंट आए, लेकिन दरहकीकत पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से बहुत ज़्यादा वाज़ेह है और पाकिस्तान की आवाम नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इजराइल का वजूद इस खत्ते और इस दुनिया के लिए तबाहकुन है और उसके वजूद को ख़त्म होना चाहिए और उसके खिलाफ चाहे कहीं से भी आवाज़ बुलंद हो, तमाम लोग, तमाम मुसलमान ये चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस से इजराइल का वहाँ से हटे और उसका खात्मा हो। या उसके हवाले से कोई भी अगर आवाज़ बुलंद होती है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा उसके साथ खड़ी होती है, चाहे वो ईरानी क्यों ना हो। इसलिए इस वक्त ईरान के साथ तमाम उम्मत मुस्लिमा, मैं उम्मत मुस्लिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ममालिक मुस्लिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो ममालिक है मैं उनका लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो अवाम है उनके साथ ज़रूर खड़ी हुई है। तो इसे आप इग्नोर कीजिए। इस वक्त मामला शिया सुन्नी का नहीं है, इस वक्त सबसे बड़ा मामला यह है कि वो मामला हम आपस में
इसी वक्त भी देख सकते हैं इस वक्त सारा मामला है बैतुल मुकद्दस का है। अगर ईरान भी अब जवाब नहीं देता और ईरान पर जिस तरीके से जंग मुसल्लत की गई वो नहीं होता, तो इसका मतलब है कि किसी वक्त भी, जिस तरह नेतन्याहू ने अभी पिछले दिनों अनाउंस किया था कि वो यरूशलेम को यानी बैतुल मुकद्दस को इजराइल का कैपिटल बनाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए राह आसान हो जाएगी और जितना ज़्यादा शैतानी कुव्वतों का रास्ता रोका जा सके वो हम सब के लिए बेहतर है और उसके लिए हम सब